हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 में आपका जो टॉपिक चल रहा था प्रोटिस्टा जगत, किंगडम प्रोटिस्टा के हम सामान्य लक्षण को पढ़ चुके थे। तो उसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक है प्रोटिस्ट की संरचना, यानी प्रोटिस्टा संघ के या प्रोटिस्टा जगत में आने वाले जीवों का शारीरिक संरचना किस प्रकार से होता है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, जो प्रोटिस्ट हैं वो किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं वो इन्हीं दो चार लाइनों में पढ़ते हैं और इस स्ट्रक्चर संरचना के माध्यम से हम समझेंगे। देखिए, सभी प्रोटिस्ट सूक्ष्मदर्शी जीवधारी होते हैं, यानी जो प्रोटिस्टा संघ में आने वाले जीव हैं उनको हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। सामान्य रूप से या सामान्य या नंगी आंखों से ये हमें दिखाई नहीं देते हैं। इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी इनका अध्ययन करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की सहायता लेनी पड़ती है। प्रोटिस्ट की संरचना ससीम केंद्रीय कोशिका के समान होती है, यानी इसके जो है सेंट्रल में प्रोटिस्टा के जो जीव हैं इनके केंद्र में केंद्रक जैसी संरचना निर्मित होती है। इसीलिए इनकी कोशिका ससीम केंद्रीय कोशिका कहलाती है, या ससीम केंद्रीय कोशिका के समान इनकी संरचना होती है। आगे, कोशिकाएं प्लाज्मा कला द्वारा घिरी होती हैं। प्लाज्मा कला से घिरा हुआ अर्ध तरल जीव द्रव्य होता है, यानी जो इसकी कोशिकाएं हैं वो चारों तरफ से प्लाज्मा कला से घिरी होती है। जैसे हम यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटिस्टा के युगलीना जंतु को हमने लिया है, ये युगलीना का स्ट्रक्चर बनाया है, वो भी युगलीना की आंतरिक संरचना है। तो आंतरिक संरचना में जो ये पूरी कोशिका है, इसके चारों ओर प्लाज्मा कला बनी हुई है, यानी इसकी जो कोशिका है वो प्लाज्मा कला द्वारा घिरी होती है। आगे, प्लाज्मा कला से घिरा हुआ अर्ध तरल जीव द्रव्य होता है। कोशिका को जीवित रखने के लिए कोशिका के अंदर एक द्रव पदार्थ भरा होता है, और ये द्रव पदार्थ कोशिका के अंदर उपस्थित अन्य कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे ये कोशिका के अंदर डॉटिस भरा हुआ दिखाई दे रहा है, ये जीव द्रव्य भरा हुआ है, और ये जीव द्रव्य जो है जितने भी इसके अंदर कोशिकांग हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट, हरितलवक, न्यूक्लियाइड, केंद्रक, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, राइबोसोम्स, जितने भी ये इसके अंदर उपस्थित कोशिकांग हैं, इन सब को आपस में चिपकने से बचाता है, और कोशिका की बाह्य भित्ति को भी आंतरिक भित्ति और बाह्य भित्ति को भी जो है सिकुड़ने से बचाता है, बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए इसके अंदर भरे द्रव को जीव द्रव्य कहा जाता है, क्योंकि ये कोशिका को जीवन प्रदान करता है। तो ये जो जीव द्रव्य है अर्ध तरल होता है, यानी कि पूर्ण रूप से ये इतना पतला तरल नहीं होता है, द्रव नहीं होता है, कि कुछ गाढ़ापन भी इसमें उपस्थित होता है, इसलिए इसे अर्ध तरल भी कहा जाता है। और ये प्लाज्मा कला से भी घिरा होता है, तो प्लाज्मा कला से घिरा हुआ अर्ध तरल जीव द्रव्य होता है। तो जितने भी ये डॉट्स दिखाई दे रहे हैं पूरी युगलीना की आंतरिक कोशिका में, इस युगलीना की कोशिका में ये डॉट्स जीव द्रव्य ही हैं, जो कि अर्ध तरल हैं और प्लाज्मा कला से घिरे हुए हैं। आपको बताया इनका कार्य, जो जीव द्रव्य भरा हुआ है, इस जीव द्रव्य का कार्य होता है कोशिका के अंदर उपस्थित अन्य कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियाइड, केंद्र, गाल्जी काय, राइबोसोम्स
सभी को सुरक्षा प्रदान करता है। आगे, प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टों में कोशाभित्ति सेलुलोज द्वारा बनी होती है। यानी आपको प्रोटिस्टा में बताया था कि दोनों प्रकार के जीव पाए जाते हैं, यानी स्वपोषी और विषमपोषी। तो स्वपोषी हरे उत्पादक जो अपना भोजन स्वयं निर्मित कर लेते हैं, और परपोषी या विषमपोषी जो दूसरों के द्वारा बनाए गए भोजन पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्भर होते हैं, परपोषी कहलाते हैं। इसलिए प्रोटिस्टा के दो प्रकार के जीव होते हैं। तो जो प्रकाश संश्लेषी होंगे उनमें प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होगी और अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता होगी, यानी कि वो सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते होंगे, तो उन्हें हम प्रकाश संश्लेषी कहते हैं। तो जो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट होते हैं उनकी कोशाभित्ति यानी कोशिका की भित्ति सेलुलोज द्वारा बनी होती है। सेलुलोज एक पदार्थ होता है जिसके द्वारा निर्मित होती है। प्रोटिस्टों में कला से घिरे हुए कोशिकांग जैसे केंद्रक, गुणसूत्र, गाल्जिकाए, अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा राइबोसोम इत्यादि पाए जाते हैं। तो प्रोटिस्टों में कला से घिरे हुए, कला यानी उनके बाहर कुछ ना कुछ आवरण जरूर बना हुआ होगा। तो आइए हम देखते हैं युगलीना की कोशिका में। तो युगलीना की कोशिका के अंदर देखिए कितने सारे कोशिकांग उपस्थित हैं। वही बताया कि प्रोटिस्टों में कला से घिरे हुए, तो ये भी एक प्रोटिस्ट है। इस प्रोटिस्ट के अंदर कला से घिरे हुए अनेक कोशिकांग उपस्थित हैं। देखिए क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक, उसके बाद में गाल्जी बॉडी, गाल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या विद्युत ग्रह कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका की ऊर्जा को अवशोषित कर संचित कर लेता है और आवश्यकता पड़ने पर कोशिका के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। तो ये काम है माइटोकॉन्ड्रिया का। इसके बाद न्यूक्लियाइड और न्यूक्लियस। आपको बताया था कि जो कोशिकाएं यानी जो हमारे कुछ प्रोटिस्ट इस प्रकार से होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं और कुछ प्रकाश संश्लेषी नहीं होते हैं यानी परपोषी होते हैं। तो उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा जो प्रकाश संश्लेषी नहीं होंगे, और उनमें सुविकसित न्यूक्लियस होगा केंद्रक, और जो क्लोरोप्लास्ट जिनमें होगा उनमें न्यूक्लियाइड होता है। न्यूक्लियाइड से मतलब होता है कि केंद्रक विकसित नहीं होता है या कम विकसित केंद्रक होता है। ठीक है, आगे ये सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। तो आप सारे कोशिकांग देख लिए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना ये बनी हुई है, न्यूक्लियाइड, उसके बाद ये पूरी संरचना न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पूर्ण विकसित नहीं है। न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है, बाहरी कला, वो टूटी हुई है। इसके बाद क्लोरोप्लास्ट, क्रोमैटिन, क्रोमैटिन धागे गुणसूत्र को ही यानी गुणसूत्रों पर ही क्रोमैटिन धागे के रूप में या थ्रेड के रूप में गुणसूत्र व्यवस्थित होते हैं। इसके बाद में गाल्जी बॉडी यानी गाल्जी का है, राइबोसोम इन साइटोप्लाज्म। तो ये राइबोसोम्स जहाँ पे ज्यादा डॉटर्स हैं, ये राइबोसोम उपस्थित है। इसके बाद इसी के अंदर डीएनए मटेरियल यानी जो हमारे क्रोमैटिन धागे थ्रेड हैं क्रोमैटिन, उन्हीं के ऊपर डीएनए आनुवंशिक मटेरियल डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड उपस्थित होता है। आगे प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट में हरित लवक पाए जाते हैं। वही इसके पहले हम बात कर रहे थे कि जो प्रोटिस्टा के जीव प्रकाश संश्लेषी होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो स्वपोषी होते हैं, उनमें हरित लवक पाया जाता है। क्योंकि आप पढ़कर के आए हो हरे पादप हरी वनस्पतियां सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बनाती हैं, सूर्य के प्रकाश का संश्लेषण करती हैं। तो उसके लिए प्रोटिस्ट में क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक उपस्थित होता है।
आनुवंशिक पदार्थ डीएनए के रूप में पाया जाता है। यानी जो प्रोटिस्ट हैं उनमें आनुवंशिक मटेरियल यानी ऐसा पदार्थ जो आनुवंशिक लक्षण, ऐसे लक्षण जो माता पिता के लक्षण संतानों में लगातार या पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करते हैं, उसे हम आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। तो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए के रूप में यानी डीऑक्सीराइबोज शर्करा डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल के रूप में उपस्थित होता है। इसके बाद आपको बताया है कि प्रोटिस्ट में चलन के लिए यानी गमन के लिए, प्रचलन के लिए कूटपाद, पादाभ, सीलिया या कशाभिका या कशाभ जैसी संरचनाएं उपस्थित होती हैं। और सभी में नहीं, जो प्रोटिस्ट गमन करते हैं, क्योंकि सभी प्रोटिस्ट गमन नहीं करते हैं, कुछ एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं। तो जो प्रोटिस्ट गमन करते हैं उसमें गमन के लिए देखिए यहाँ पर ये युगलीना में फ्लैजिलम उपस्थित है यानी कि कशाभिका, जिसे हम कशाभ कहते हैं। ये कशाभ अनियमित रूप से गति करता है जिससे युगलीना की बॉडी गति करती है यानी प्रचलन करती है। ऐसे और भी जंतु हैं, उनमें प्रचलन के लिए कूटपाद, पादाभ, सीलिया जैसी संरचनाएं उपस्थित होती हैं। तो इसी के साथ आज प्रोटिस्ट की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटिस्ट समाप्त हुआ। आप चित्र बना करके आसानी से समझ में आ जाएगा।